हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आपको पता है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, बीएसएफ के जो RORM का जो है रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के लिए जो पोस्ट आई हैं, हम उसके लिए क्या है अपने जीके का सिलेबस मेरे द्वारा आप कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको जीके का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। जीके की जितनी भी मैंने आपको वीडियो कराई हैं, जो भी आपको पढ़ाया है, आई होप कि आपने वो अच्छे से देख ली हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर में। ठीक है, आपका एग्ज़ाम है नवंबर में और आपको अपनी नवंबर के हिसाब से, ठीक है, नवंबर में सितंबर पूरा चला गया, आपके पास है सिर्फ क्या अक्टूबर में आप मान के चलो, उसमें अक्टूबर तो है पूरा एक महीना, और नवंबर का आपके पास कितना रह जाता है। नवंबर में आपका 22 नवंबर का आपका एग्ज़ाम है और आप मान के चलो अपने 20 दिन। ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम है और इतने टाइम में आपको अपना सारा केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जीके, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, ये सब आपको अपना कंप्लीट करना है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं जो आपका सारा सिलेबस, ठीक है, जल्दी एग्ज़ाम होने से पहले आपका रिवीजन हो जाए और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी को बनाओ। अक्टूबर सितंबर पूरा चला गया है, नवंबर के 20 नवंबर तक अपनी पूरा का पूरा अपना क्या है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब मेरे द्वारा जो आपको कराया जा रहा है उसमें हम देखने वाले हैं आज फेमस इंडिया की पर्सनैलिटीज़ के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी भारत में कौन से ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्हें पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है और जो जिनमें क्या है क्वेश्चन हमारा बन सकता है, क्योंकि हमारा पर्सनैलिटीज़ का BSF RORM में अलग से एक टॉपिक दे रखा है। तो हम यही चाहते हैं कि आपका जो जो टॉपिक दे रखा है सिलेबस में वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप भी अपने स्तर पर पूरी ईमानदारी के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, कुछ भी ये मत सोचो कि हम ये नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, एकदम पॉजिटिव वे में अपना पूरा का पूरा अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो, मेहनत करो अच्छे से। ठीक है, चलिए फिर आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। उन्हें हम एक और उनका नाम है, उसे क्या बोलते हैं, लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक जी, लोकमान्य तिलक के नाम से भी बाल गंगाधर तिलक को हम जानते हैं। तिलक बचपन से ही क्या थे, ईमानदारी के रास्ते पर चलते थे। वह प्रमुख भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता और समाज सुधारक, अगर बात करें तो वो क्या थे, समाज सुधारकों में से एक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रतनगिरी में हुआ था। 1916 में उन्होंने लोकमान्य की उपाधि दी गई। याद रखना, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि लोकमान्य की उपाधि उन्हें कब दी गई तो 1916 में दी। महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। अगर कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बोलता है, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने लोकमान्य तिलक जी के लिए आधुनिक भारत का निर्माता कहा है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ ले जाता है कि किसको आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है। तो याद रखना, लोकमान्य तिलक जी को क्या है, बाल गंगाधर तिलक जी को आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है। ठीक है, नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का पिता कहा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता के सबसे मजबूत परोपकारों में से एक थे। ठीक है, अभी हम ये है कि अभी आप कहो कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें हम जब हिस्ट्री पढ़ते चले आएंगे, इनके जितने भी जिसमें इनका भागीदारी रही है सब चीज़ को हम तब पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से देख रहे हैं, उतना बहुत है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर जी
रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोलते हैं? गुरुदेव, कवि गुरु भी बोला जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले महान पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने सभी साथी भारतीय दुनिया के लोगों को साहित्य की कला प्रदान की है। ठीक है, टैगोर का लिखा गीत जनगण मन हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। वह एक कवि, लेखक, संगीतकार, दार्शनिक और चित्रकार थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। उन्हें कभी किसी भौतिक विद्यालय में भाग नहीं लिया क्योंकि उनके पिता शिक्षा के मुक्त प्रवाह के सिद्धांत में विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बहुत महान व्यक्तित्व है इनका, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। वह बचपन से ही बहुत तेज छात्र थे और प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा में क्या थे? प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले एकमात्र छात्र थे। उन्हें दर्शन, धर्म, इतिहास, समाज विज्ञान, वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता, रामायण, महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को पढ़ना पसंद था और फिर उन्हें बंगाली भाषा में अनुवाद किया। 1800 उन्होंने ब्रह्म समाज के संपर्क में आए और यही उनकी आध्यात्मिक पात्रता की क्या होती? शुरुआत हुई थी और सफलता थी। ठीक है, ये हो गया है आपका स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई हैं। रानी लक्ष्मीबाई को दूसरा नाम क्या है? इनका उपनाम मनु भी है। महाराजा गंगाधर राव की पत्नी थी ये। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1843 से 1853 तक झांसी की मराठा रियासत की महारानी पत्नी के रूप में क्या किया? सेवा की है। मणिकर्णिका तांबे रानी लक्ष्मीबाई को दिया गया नाम था जिसे मनु उपनाम से भी क्या है? जाना जाता है। 1857 के भारतीय विद्रोह में क्या हुआ था कि एक प्रमुख व्यक्ति थी, वह भारतीयों के लिए ब्रिटिश राज के विद्रोह के प्रतीक थी। ये लाला लाजपत राय के बारे में देखते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। मैं आपको इमेज भी लेके आई हूँ क्योंकि इमेज से हमें क्या होता है, हमें चीज़ें क्या है जल्दी याद हो जाती हैं। तो लाला लाजपत राय को देखते हैं। लाला लाजपत राय को हम और क्या बोलते हैं? पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पंजाब के शेर और एक प्रेरणादायक नेता थे। ये वक्ता भी थे, पत्रकार, लेखक और भयंकर स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट देखते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी में 1865 को फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में कानून का अध्ययन किया है जहाँ उन्हें कई स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात भी हुई। वहीं इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के आंदोलन से प्रभावित हुए और आर्य समाज का हिस्सा बन गए। ठीक है, आर्य समाज का क्या हुआ? ये हिस्सा बन गए। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, शामिल हुए और 1884 में ये हिसार चले गए जहां उनके जीवन का परिवर्तनकारी बिंदु था। उन्होंने हिसार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा की स्थापना की थी। ठीक है, हिसार में याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इन्हें बच्चों को 14 नवंबर, ठीक है, इनका जन्मदिन होता है 14 नवंबर। उस दिन क्या होता है? चिल्ड्रंस डे बनाते हैं। उस दिन हम क्या बनाते हैं? चिल्ड्रंस डे, क्योंकि ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे इन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। ठीक है, और इन्हें पंडित जी भी बोला जाता है। इनका उपनाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों के बहुत ज़्यादा काफ़ी लोकप्रिय थे और वे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। 1912 में क्या हुआ था कि नेहरू ने पटना में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वार्षिक सत्र में भाग लिया और भारतीय राजनीति में क्या शामिल हो गए। उन्होंने होम रूल आंदोलन, ठीक है, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपको क्या होगा, यही है कि फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ को देखना है, सबके नाम देखना है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। लेकिन जितने भी आंदोलन हुए हैं मैं सभी आंदोलन को एक साथ लेके आऊँगी। ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, सभी को हम देखेंगे हिस्ट्री में। आप निश्चित रहें, सभी को हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने क्या हुआ था, कई और अन्य आंदोलनों में सक्रिय से इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट है आपके खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस जी के बारे में देखते हैं। ये हैं यहाँ पर आपके खुदीराम बोस जी, दिख रहे होंगे सभी बच्चों को, खुदीराम बोस जी।
देखते हैं खुदीराम बोस जी को, और क्या शहीद खुदीराम भी इन्हें बोला जाता है। खुदीराम बोस भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी में से एक हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। वह जब नवजात थे तब उनके माता पिता की क्या हुआ था? मृत्यु हो गई, और इसलिए उसकी बड़ी बहन ने, उसके पति ने उसका पालन पोषण किया था। 1903 में क्या हुआ? श्री अरविंदो और सिस्टर निवेदिता ने मिदनापुर का दौरा किया, जब खुदीराम ने उनका भाषण सुना जिसमें उन्होंने भारत के युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। और बोस उनके भाषण से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में श्री अरविंदो की गुप्त योजना में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा युवा क्रांतिकारी थे। ये सब बातें आपको इसमें बता दी है। नेक्स्ट देखते हैं राजा मोहन राय, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ते हैं। ये भी समाज सुधारक रहे हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व, और उनके उपनाम राजा मोहन राय हैं। भारत का इन्हें क्या बोला जाता है? पुनर्जागरण का मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। मॉर्निंग स्टार राजा राम मोहन राय ब्रह्म सभा के संस्थापक हैं। ब्रह्म सभा आपसे पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन है, तो याद रखना राजा राम मोहन राय हैं। वे एक शिक्षक और समाज सुधारक भी थे। उनका जन्म पश्चिमी बंगाल में हुगली में 22 मई 1772 को हुआ था। रामकांत में उनके पिता थे, और तारणी देवी उनकी माता थी। ग्राम पाठशाला में राम मोहन ने औपचारिक शिक्षा प्रारंभ की। बचपन में उन्होंने बांग्ला, फारसी, संस्कृत का अध्ययन कर लिया। उन्होंने 1820 में दशक में महिला सशक्तिकरण, महिला आधिकारिक, महिला शिक्षा और बाल विवाह के उन्मूलन पर बैठकें आयोजित करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को सामाजिक बुराइयों जैसे बहुविवाह, जाति व्यवस्था, बाल विवाह, अंधविश्वास, अन्य परंपराओं के बारे में शिक्षित करना क्या किया था? शुरू किया था। इनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में कि इन्होंने जितनी भी भारत में कुरीतियाँ थी उन सबको इन्होंने ख़त्म किया है। बहुविवाह, सती प्रथा, जाति व्यवस्था, बाल विवाह, इन सब पर क्या हुआ है? इनका बहुत बड़ा योगदान है, और इन्होंने इस चीज़ को क्या किया है? ख़त्म किया और लोगों को शिक्षित किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्री अरविंदो घोष जी के बारे में। अरविंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक और क्या थे? योगी और भारतीय राष्ट्रवादी थे। वे श्री अरविंदो के रूप में लोकप्रिय थे। अरविंदो घोष का जन्म कहाँ हुआ था? तो 15 अगस्त 1812 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता कौन थे? कृष्ण धनु घोष एक डॉक्टर थे और ब्रह्म समाज के पूर्व सदस्य भी थे। और उनकी माता स्वर्णलता देवी दार्जिलिंग में क्या थी? अपनी स्कूल शिक्षा के कारण श्री अरविंदो को अंग्रेजी दक्षता बहुत धारा प्रवाह थी, जो उस समय भारत में ब्रिटिश जीवन का केंद्र था। श्री अरविंदो ने 1960 में अलीपुर बम विस्फोट के विवाद में भी शामिल थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ प्रेस में लिखने के लिए जेल भेज दिया गया। ठीक है, ये होगा अरविंदो घोष। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका महाराणा प्रताप जी के बारे में देखते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ी राणा। ठीक है, महाराणा प्रताप राजस्थान के मेवाड़ के राजा थे। वे राजा उदय सिंह के पहले पुत्र थे। इस प्रकार उन्हें बचपन से ही राजा बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। बचपन में महाराणा प्रताप बहुत ही मिलनसार और अच्छे स्वभाव के थे। याद रखना, मिलनसार और अच्छे स्वभाव के थे। अपने पिता के साथ अभियान के दौरान उन्होंने स्थानीय आदिवासी बच्चों के साथ कई दोस्त बनाए, जिन्हें उन्हें कठिन समय के लिए जीवित रहने का कौशल सिखाया। पिता के देहांत के बाद महाराणा प्रताप राजा बने। वह अकबर के क्या थे? अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी के प्रसिद्ध लड़ाई में शामिल है, जो उस समय मुगल बादशाह थे। यह व्यापक युद्ध मुगलों ने जीता था। ठीक है, तो ये हो गया है महाराणा प्रताप जी के बारे में। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में देखते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, तो देखते हैं इनके बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRO को पुनर्गठित किया है। आपसे अगर पूछा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को किसने पुनर्गठित किया है, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। नाम को संरक्षित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। आज़ाद का जन्म चंद्रशेखर तिवारी के रूप में 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और माता का नाम जागरानी देवी था। 1921 में क्या हुआ था कि उन्होंने संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस भेजा गया। 15 साल की उम्र में ये असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उन्हें जेल मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो उन्होंने अपना नाम वहाँ पर
कहा आज़ाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्र और अपने निवास स्थान को जेल बताया। उस दिन से वही लोग के भी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है तो उन्होंने क्या बोला, आज़ाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या, स्वतंत्र, और अपने निवास स्थान क्या बताया, जेल बताया था। जब से ही लोगों ने इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद नाम रख दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में देखते हैं। ये भी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी क्या है, ये भी वो समाज सुधारक थे। इन्हें दया का सागर भी बोला जाता है। ठीक है, इस कड़ी में आइए देखते हैं कि 19वीं सदी के प्रसिद्ध शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। एक भारतीय शिक्षक और समाज सुधारक थे। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय का जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्हें संस्कृत पढ़ने के लिए कोलकाता भेजा गया। 21 साल की उम्र में ईश्वर चंद्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज और फिर कोलकाता में संस्कृत कॉलेज में काम करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों पर क्या करा है, बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा है। उन्होंने इस पर काम किया है। ठीक है, पुनर्विवाह, बहुविवाह, ये बहुत बड़ी समाज में कुरीतियाँ थी जिन्हें जितने भी हमारे जो समाज सुधारक हुए उन्होंने ख़त्म किया है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट देते हैं अरुणा आशफ अली। अरुणा आशफ अली के बारे में, इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसको जाना जाता है। मैंने सबके उपनाम भी आपको बताती, ऊपर से नीचे तक आ रही हूँ, सभी को मैंने आपको उपनाम बताया है क्योंकि उपनाम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ग्रैंड ओल्ड लेडी हैं तो अरुणा आशफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही क्या है, और ये इस नाम से भी ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और इन्हें जाना भी जाता है। ठीक है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख महिला हस्तियों में से एक थी। अरुणा आशफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को कालका, पंजाब में हुआ था। वह उपेंद्र नाथ गांगुली और अम्बालिका देवी की बेटी थी। लाहौर में स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कोलकाता में पढ़ाना शुरू किया और 1928 में आसिफ अली से शादी कर ली। आसिफ अली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे। नमक सत्याग्रह में आंदोलन के प्रसंस्करण के लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जो थे दलाई लामा थे। ठीक है, 4th दलाई लामा, इन्हें भी पढ़ना जरूरी है। इनके बारे में आपने करंट में सुनते रहते होंगे। दलाई लामा जो तिब्बत में पैदा हुए थे और खुद को भारत का पुत्र कहते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। वे तिब्बती बुद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता हैं। चीन को इस पे बड़ा दुख रहता है। चीन बहुत इस बात को लेकर कभी भी खून उसका खौलने लगता है, कभी कुछ भी बोल देता है। इसलिए उसे यह है कि दलाई लामा भारत में क्यों है। ठीक है, उसे यह है कि हमारे यहाँ रहने चाहिए लेकिन ये भारत में क्यों है, लेकिन भारत ने अपने पास रखा हुआ है। वह तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता हैं। लाहामो थोंडपू उनका जन्म का नाम था। उन्होंने अन्य तिब्बती भिक्षुओं के नेतृत्व में अपना धार्मिक अध्ययन शुरू किया। उन्होंने कई तिब्बती मठवासी संस्थानों की भी स्थापना की है। विभिन्न अंतरधार्मिक शिखर सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया है, सार्वजनिक भाषण दिए हैं और अन्य बातों के अलावा विश्व शांति पर शिक्षण गतिविधियों का संचालन किया है। उन्होंने चीनी प्रभुत्व को रोकने के लिए तिब्बत में एक अहिंसक अभियान भी शुरू किया है, जिसके लिए उन्हें 1989 नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देते हैं सीवी रमन। सीवी रमन को देखते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें प्रकाश प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन पर अपने काम और 1930 में उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई। सर सीवी रमन का जन्म कब हुआ था तो 7 नवंबर 1888 को एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर रामनाथ अय्यर थे। उनकी माँ पार्वती अम्मल थी। वह बचपन से विज्ञानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक थे और बाद में भारत में प्रख्यात वैज्ञानिकों में से क्या है कि एक बन गए थे, वैज्ञानिकों में से एक बन गए। नेक्स्ट देते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में देखते हैं। मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह सिपाही विद्रोह में एक सिपाही थे जिन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया और विद्रोह का नेतृत्व किया। मंगल पांडे एक प्रगतिशील और महत्वाकांक्षी युवक थे जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले में हुआ है।
वह 1849 में 22 साल की उम्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना 34वें बंगाल मूल निवासी में सेवा की, एक सिपाही के रूप में इन्फेंट्री बीएन रेजिमेंट में काम किया है। ठीक है। मंगल पांडे 1857 में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो वो मंगल पांडे का है, आपको पता होगा। और जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उसमें जो इन्फेंट्री जो थी, ठीक है, जो एक बंदूक थी जिसमें बताया जाता है, जिसमें कि गाय और जो सूअर की चर्बी होती है उसे उसमें लगाया गया था, क्योंकि जो कि एक आपको पता है कि वो फिर बहुत ही ज़्यादा के मुंह से उसे खोलना पड़ता। तो जब इन्हें पता चला कि ये सब कर रहे हैं अंग्रेज, तो इसका इन्होंने विद्रोह किया। 1857 का विद्रोह तभी से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व है इनका। इस कड़ी में हम मराठा शासक शिवाजी भीमसाले छत्रपति शिवाजी महाराजा के बारे में बात करें तो एक भारतीय शासक और भोंसले मराठा कबीले के सदस्य थे। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1930 में 30 को कहाँ हुआ था, तो शिवनेरी में हुआ था। उनके पिता शाहजी भीमसेले दक्कन सल्तनत में एक सेनापति थे और उनकी माँ जीजाबाई थी। वो दिन थे जब हमारे देश में मुगलों का राज हुआ करता था। शिवाजी क्या थे, शिवाजी और उनके पिता ने उनकी सेवा की। जैसे जैसे शिवाजी बड़े होते गए, उन्होंने और उनकी माँ को पुणे ले जाया गया, जहाँ उन्होंने प्रशिक्षित और शिक्षित किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे हम उनके जन्मदिन को हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में क्या है टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, टीचर्स डे के रूप में क्या है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम क्या है मनाते हैं। वो एक भारतीय अकादमिक प्रोफेसर और दार्शनिक और राजनीतिक थे, जिन्होंने भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और ये भारत की क्या है पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य भी किया है। उनका जन्म तिरुतन्नी में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीर स्वामी और माता का नाम सर्वपल्ली सीता था। राधा कृष्णन को उनके पूरे शैक्षणिक जीवन की छात्रवृत्तियों में सम्मानित किया गया था। उच्च शिक्षा के लिए वेल्लोर गए। राधा कृष्णन ने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सर्वपल्ली ने अपनी स्नातक थीसिस द एथिक्स ऑफ द वेदांत एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रेस्पोजिशन पर लिखी है। ठीक है, तो याद रखना ये सब चीज़ें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम क्या मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम क्या है, अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, जैनुल आबिदीन, जिन्हें आमतौर पर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से इन्हें जानते हैं, यह कहा जाता है। वे एक भारतीय एयर स्पेस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही विनम्र आर्थिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता था। अब्दुल कलाम अपने जीवन के दौरान हमेशा एक उज्जवल मेहनती छात्र रहे हैं। उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक किया और फिर MIT से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी, जिन्हें लक्ष्मी स्वामीनाथन के नाम से भी जाना जाता है, लक्ष्मी स्वामीनाथन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें। यह एक युवा मेडिकल छात्र थी जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई थी। वह भारतीय राष्ट्रीय सेना की झांसी रेजिमेंट की सभी महिला रानी की कमांडर में थी और कलाम के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव में नामांकित हुई थी। ठीक है, उन्होंने 92 साल की उम्र में ठीक है 92 साल की उम्र तक अपने मरीजों का इलाज किया है। लक्ष्मी स्वामीनाथन का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में हुआ था। उनका जन्म एक कुशल आपराधिक वकील एस स्वामीनाथन और एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता एवं आमू कुट्टी के घर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। छोटे से लेकिन व्यक्तित्व बहुत बड़ा इनका है। लाल बहादुर शास्त्री शांति का आदमी, इनका उपनाम क्या है भाई, उपनाम याद रखना शांति का आदमी। प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व है। इस कड़ी में अगर हम बात करें तो ये भारत के दूसरे मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में
करने जा रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक राजनेता थे जिन्होंने देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने दूध उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी धक्का श्वेत क्रांति की वकालत की। उन्होंने युद्ध के माध्यम से देश का नेतृत्व किया और शांति लाई, जिससे उन्हें क्या किया, उन्होंने मैन ऑफ द पीस का उपनाम मिला है। उनका यह भी मानना था कि किसान देश के लिए सैनिकों की तरह ही आवश्यक है, इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी गढ़ा है। लेकिन अब क्या है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है, अब ये बोला गया है। नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल के बारे में देखते हैं। ये क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी विचारों के जनक थे, प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति थे इनका भी। बिपिन चंद्रपाल के बारे में बात करें तो बिपिन चंद्रपाल एक भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे जो क्रांतिकारी विचारों के पिता के रूप में प्रसिद्ध थे, जिनका जन्म अब बांग्लादेश के सैलाट में हुआ था। वह लाल बाल पाल की तिहाड़ी में से एक है, तिगड़ी में से एक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल श्री अरविंद घोष के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के चरमपंथी आवाज थे, ठीक है। लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल तीनों, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जन्मे थे। अशफाक उल्ला खां एक भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में आहन के बाद स्वतंत्रता की लड़ाई में आए, लेकिन आंदोलन से हटने पर उनका अनुसरण नहीं किया। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए एक प्रमुख सदस्य थे और अपने अंतिम सांस तक स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। अशफाक उल्ला खां, ठीक है। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व की इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं किसकी, राम प्रसाद बिस्मिल की। तो राम प्रसाद बिस्मिल और भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी, कवि, लेखक और इतिहासकार के जन्म 11 जून 1897 को संयुक्त प्रांत के शाहजहाँपुर में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे। बिस्मिल शुरू में घर पर ही पढ़े थे, जहां उन्होंने हिंदी और उर्दू में पारंगत होने के लिए पढ़ाई की। बाद में आर्य समाज में शामिल हो गए और अंत में भारतीय स्वतंत्रता के संपर्क में आ गए। नेक्स्ट है आपका दादा भाई नौरोजी। प्रसिद्ध भारतीय दादा भाई नौरोजी बॉम्बे के नवसारी में एक पारसी परिवार में जन्मे। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी मशहूर हैं। क्या, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हैं। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी की पसंद एक मार्गदर्शक और संरक्षक। वे लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। वे एक व्यापारी और राजनीतिक नेता भी हैं, शिक्षक और एक लेखक भी थे। उन्होंने एक पुस्तक गरीबी लिखी है जिसमें बताया गया था कि कैसे ब्रिटिश अपने आर्थिक लाभ के लिए भारतीय संसाधनों का उपयोग कर रहे थे और भारत को गरीबी की ओर ले जा रहे थे। उन्होंने लंदन में कई समाज और आंदोलन बनाए हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई बार पार्टी की भी अध्यक्षता की है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें। राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व के, बिहार के कहाँ के थे ये, बिहार के सिवान में एक फारसी और संस्कृत विद्वान के घर में जन्मे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपन से क्या थे, बहुत ही होनहार छात्र थे। डॉक्टर प्रसाद ने स्कूली शिक्षा के दौरान छात्रवृत्ति जीती। कॉलेज में उन्होंने अपनी परीक्षा की प्रति की जांच करते हुए उनके प्रोफेसर ने कहा कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर हैं। वे अंग्रेजी पढ़ाने, कानून और अर्थशास्त्र के अध्ययन करने के लिए पीएचडी और लॉ की प्रैक्टिस करने लगे। बंगाल विभाजन के कारण भारत उथल पुथल में था, तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें आज़ादी के लिए काम करने की ज़रूरत हुई। उन्होंने महात्मा गांधी का अनुसरण करना शुरू कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र में उनके द्वारा देखा गया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान लागू होने पर होने पर उन्होंने क्या है, सर्वसम्मति भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ठीक है। ये हो गया आपके किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम ये बातें, राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। सी राजागोपालाचारी, ये भारत के पता अंतिम गवर्नर भी रहे हैं, सी राजगोपालाचार्य जी, ठीक है। देखते हैं तो हम इनके बारे में भी।
सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल को CR राजाजी या सलेम के मैंगो के नाम से भी जाना जाता है। वे एक स्टेट्समैन, लेखक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने सलेम नगर पालिका के सदस्य का पद क्या है संभाला था। 1919 में महात्मा गांधी 1919 में महात्मा गांधी के भारत लौटने के बाद राजाजी उनके सच्चे अनुयायी बन गए। उनके विचार महात्मा गांधी से मेल खाते थे। वे छुआछूत, किसानों के उत्पीड़न और अन्य कुरीतियों के खिलाफ थे। क्या थे और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक सदस्य बने और पार्टी की 1937 के आम चुनावों के लड़ने के प्रोत्साहित किया। पार्टी में चुनाव जीता और राजाजी मद्रास प्रेसिडेंसी के क्या है प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है आपका अच्छा सी राजगोपालाचारी के बारे में। लता मंगेशकर जी के बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व की इस कड़ी में हम लता मंगेशकर जी ने स्वर कोकिला के नाम से भी क्या है जाना जाता है। ठीक है, मेलोडी की रानी, वॉयस ऑफ द मिलेनियम आदि कहा जाता है। एक भारतीय पार्श्व गायिका थी। उनका जन्म प्रसिद्ध गायिका पंडित दीननाथ मंगेशकर की सबसे बड़ी संतान के रूप में होता है। उसने अपने भाई बहनों में आशा, उषा, मीना और हृदयनाथ के साथ बहुत कम उम्र में अपने पिता से संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उन्हें 13 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया और जीवन यापन करने के लिए क्या किया कि फिल्मों में गाना शुरू कर दिया। पहले संघर्ष के बाद वह देश के सबसे लोकप्रिय महिला पार्श्व गायिका बनने में सफल रहीं। 36 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में गाने के बाद उन्होंने संगीत में अपनी उपलब्धि के लिए कई पुरस्कार और सम्मान जीते। बॉलीवुड के इस प्रमुख गायक के बारे में अधिक जानने के लिए क्या करें, कुछ और सुने या हमें सुने। ठीक है, तो ये थे कुछ पर्सनैलिटीज़। ठीक है, फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज़ थे और भी अभी जो रहेंगे होंगे मैं देख लूँगी और सभी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और वीडियो करते ही यहीं एंड फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, तो इसलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आप अच्छे कमेंट करो, हमें बताओ कि आप और क्या कैसा पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या पढ़ना है सबको। ठीक है, तो कमेंट किया करो ज़रूर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखो और कमेंट कुछ ना करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।